डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो अध्ययन किया है वह अध्ययन किया था हेरोड-डोमर मॉडल का। अब मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है वृद्धि की प्रक्रियात्मक मॉडल, जिसमें महालानोविस मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। महालानोविस मॉडल अक्सर एमए और बीए में आता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे, चूँकि इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे आपके लिए नोट्स बना करके लेके आऊँ। मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं, यह नोट्स मैं आपके लिए स्पेशली इसलिए और बना करके लेके आता हूँ कि जो भी मेरे भाई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या संगणक की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी एजी में हैं या बीए या एमए या एमएससी या एमए, जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वह सभी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने ये नोट्स ही इस हिसाब से तैयार किए हैं कि आपकी समझ में आए। फिर भी अगर आपकी समझ से कुछ परे है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। इससे मुझे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी और मैं आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि के प्रक्रियात्मक मॉडल, और जिसमें हम अध्ययन करेंगे वह है महालानोविस का मॉडल। अब देखिए, यानी ऑपरेशनल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, जिसमें अध्ययन है महालानोविस मॉडल्स। महालानोविस के मॉडल का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब चलिए देखिए, महालानोविस जो मॉडल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अविरत वृद्धि से संगति रख सकने में समर्थ उत्तरोत्तर अवधियों में विनियोग, आय व उपभोग की दरों का विवेचन हेरोड-डोमर मॉडल में किया गया। वस्तुतः हेरोड-डोमर मॉडल विनियोग कार्यक्रमों का एक विस्तृत आयाम व भावी वृद्धि का प्रदर्शन करता है। विनियोग नियोजन के लिए आवश्यक वास्तविक विधि, जिससे एक योजना को
क्रियान्वित किया जा सके ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस ने विचार किया। 1952 में या 1952 से 55 यानी 1952 से 55 की अवधि में प्रस्तुत अपने नियोजन मॉडल में हैरोल्ड डोमर मॉडल के प्रतिपादन से आगे जाते हुए उन्होंने क्षेत्रीय विधि यानी सेक्टरल अप्रोच की प्रस्तावना रखी। प्रोफेसर महालानोबिस ने हैरोल्ड डोमर द्वारा प्रस्तुत विधि मॉडल को परिपक्व एवं परिमार्जित किया। यद्यपि महालानोबिस का मॉडल आर्थिक धारणा की दृष्टि से हैरोल्ड डोमर मॉडल या हैरोल्ड डोमर फील्डमैन के मॉडलों के समीप था, परंतु निर्वहन एवं प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से उसने अपनी अलग पहचान बनाई। अपरिहार्य रूप से महालानोबिस के मॉडल कीन्जियन विश्लेषण के शुद्ध समग्रों पर आधारित थे। इनके अनुसार राष्ट्रीय आय का उत्पादन इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक धनात्मक शुद्ध विनियोग उत्तरोत्तर अवधियों में आय के अतिरिक्त प्रवाहों को जन्म देता है। विनियोग एवं आय के अतिरिक्त प्रवाहों के मध्य फलनात्मक संबंध को विनियोग की उत्पादकता का पूंजी उत्पाद अनुपात के व्युत्क्रम द्वारा स्पष्ट रूप से बिंबित किया गया। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र महालानोबिस का प्रारंभिक मॉडल यानी 1952 में प्रस्तुत महालानोबिस का प्रारंभिक मॉडल अपनी विधि में हैरोल्ड डोमर मॉडल के सादृश्य था। महालानोबिस ने वृद्धि की दर को निर्धारित करने के लिए 3 मुख्य चरों की पहचान की। नंबर 1 विनियोग हेतु, नंबर 1 यानी विनियोग हेतु प्रयुक्त शुद्ध राष्ट्रीय आय का भाग, शुद्ध राष्ट्रीय आय का भाग जिसे एल्फा से रिप्रेजेंट किया गया, जिसे एल्फा से प्रदर्शित किया गया। दूसरा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि, आय में होने वाली वृद्धि जो इस अतिरिक्त आय से संबंधित है, इसे बीटा से प्रदर्शित किया गया। यानी एल्फा और बीटा ये
अल्फा और ये बीटा। तीसरा जो बिंदु है वह है जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। और जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है, इस वृद्धि को हमने P से प्रदर्शित किया, यानी P मीन्स पॉपुलेशन, P से प्रदर्शित किया, जिसे हम पॉपुलेशन या जनसंख्या बोल सकते हैं। जनसंख्या, इंग्लिश में पॉपुलेशन। वृद्धि की दर जिसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर द्वारा परिभाषित किया गया वह है एल्फा बीटा माइनस पी। एल्फा बीटा माइनस पी द्वारा निरूपित किया गया या निरूपित होती है। प्रारंभिक मॉडल में महालानोविस ने उस रीति व तरीके के बारे में कुछ नहीं बताया जिससे विनियोग की दर आय वृद्धि के स्तर हेतु बढ़ती। इस प्रकार उन्होंने बचतों की औसत व सीमांत दरों के मध्य कोई भेद नहीं किया है। प्रोफेसर महालानोविस के द्विक्षेत्रीय एवं 4 क्षेत्रीय मॉडल यानी बी सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल ऑफ प्रोफेसर महालानोविस। तो देखिए, प्रोफेसर महालानोविस के द्विक्षेत्रीय एवं 4 क्षेत्रीय मॉडलों में से मैं सर्वप्रथम आपको जो अध्ययन कराऊंगा वह कराऊंगा द्विक्षेत्रीय मॉडल का। देखिए, नियोजन हेतु उपर्युक्तता एवं सामूहिकीकरण के अंश की दृष्टि से प्रोफेसर पीसी महालानोविस ने 2 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। पहला एक द्विक्षेत्रीय मॉडल व एक 4 क्षेत्रीय मॉडल। 2 मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किए, एक द्विक्षेत्रीय और एक 4 क्षेत्रीय। द्विक्षेत्रीय मॉडल 1953 यानी 1953 में प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तार 1955 में 4 क्षेत्रीय मॉडल के रूप में हुआ। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल सैद्धांतिक आधार 4 क्षेत्रीय मॉडल था। अब देखिए, हम जो अध्ययन करेंगे वह द्विक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए लेकिन द्विक्षेत्रीय मॉडल की समझने से पहले उसके जो सिंबल हैं उन सिंबल को मैं आपके समक्ष और क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाएगा। तो देखिए, जो घटक हैं वह घटक के इजिकल टू विनियोग वस्तु क्षेत्र है। विनियोग वस्तु क्षेत्र, ये है घटक किसके? महालानोविस के।
और C इजिकल टू उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र है। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। नेक्स्ट बीटा के इजिकल टू विनियोग वस्तु का या विनियोग वस्तु क्षेत्र का विनियोग वस्तु क्षेत्र का उत्पादन पूंजी अनुपात। उत्पादन पूंजी अनुपात। नेक्स्ट बीटा सी इजिकल टू उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का उत्पादन पूंजी अनुपात। नेक्स्ट है लैम्डा के, और लैम्डा के इजिकल टू है पूंजी वस्तु क्षेत्र की पूंजी वस्तु क्षेत्र की ओर होने वाला शुद्ध विनियोग का अनुपात। लैम्डा सी इजिकल टू उपभोग वस्तु क्षेत्र की ओर होने वाला शुद्ध विनियोग का अनुपात। इसके बाद I इजिकल टू शुद्ध विनियोग, और T इजिकल टू टाइम या समयावधि। और इसके बाद आता है Y, और Y इजिकल टू है राष्ट्रीय आय। इसके बाद आता है एल्फा यानी अल्फा जीरो इजिकल टू आय से बचत विनियोग अनुपात। आय से बचत विनियोग अनुपात। नेक्स्ट आता है सी, और सी इजिकल टू है उपभोग यानी कंजप्शन। इसके बाद आता है ये जो घटक हैं, इन घटकों को आपको समझना पहले जरूरी है, तभी आपकी समझ में समीकरण आएंगे। देखिए
के विनियोग वस्तु क्षेत्र है, सी उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र है, बीटा के, यह सिंबल बीटा का है, बीटा के विनियोग वस्तु क्षेत्र का उत्पादन पूंजी अनुपात, बीटा सी इक्वल टू उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का उत्पादन पूंजी अनुपात, लैम्डा के इक्वल टू पूंजी वस्तु क्षेत्र की ओर होने वाला शुद्ध विनियोग व अनुपात, लैम्डा सी इक्वल टू उपभोग वस्तु क्षेत्र की ओर होने वाला शुद्ध विनियोग का अनुपात, आई इक्वल टू शुद्ध विनियोग यानी नेट इन्वेस्टमेंट, टी इक्वल टू टाइम यानी समयावधि, वाई इक्वल टू राष्ट्रीय आय, अल्फा 0 आय से बचत विनियोग अनुपात और सी इक्वल टू उपभोग। इन घटकों को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही ये घटक आपकी समझ में आ जाएंगे, मीन्स आपकी समझ में पूरी तरह से समीकरण आ जाएंगे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं द्विक्षेत्रीय मॉडल को। द्विक्षेत्रीय मॉडल यानी द टू सेक्टर मॉडल। 1953 में प्रस्तुत महालानोविच का दो क्षेत्रीय मॉडल अर्थव्यवस्था के दो भिन्न क्षेत्रों में विभाजित करता है। यानी फिर से 1953 में प्रस्तुत महालानोविच का दो क्षेत्रीय मॉडल अर्थव्यवस्था को दो भिन्न क्षेत्रों में विभाजित करता है। और वह दो विभिन्न क्षेत्र हैं, वह कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र है नंबर 1 विनियोग वस्तु क्षेत्र, विनियोग वस्तु क्षेत्र। और विनियोग वस्तु क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, जो मैंने आपके समक्ष किया, के द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? अभी आपके समक्ष किससे प्रदर्शित किया था? सी से द्वारा निरूपित किया जाता है। ये दो क्षेत्र हैं। द्विक्षेत्रीय मॉडल सिर्फ इसी पर पूरा होता है। पहला है विनियोग वस्तु क्षेत्र जो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, दूसरा है उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र जो सी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए इन दोनों क्षेत्रों के मध्य ऊर्ध्व एकीकरण यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन विद्यमान माना गया। वस्तुओं के लिए कच्चा माल उत्पादित करने वाले क्षेत्र उन क्षेत्रों के साथ सामूहिकीकृत हैं जो विनियोग वस्तुएं उत्पादित करते हैं, तथा यह ऊर्ध्व एकीकरण उपभोक्ता वस्तुओं में भी लागू होता है। दो क्षेत्रों यानी दो क्षेत्र कौन से हैं? के एवं सी के उत्पादन पूंजी अनुपात किससे रिप्रेजेंट किए गए? यानी के उत्पादन
पूंजी अनुपात क्या क्या है? पूंजी अनुपात बीटा के और बीटा सी, यही हैं दोनों, बीटा के व बीटा सी हैं जो मैंने आपके समक्ष घटकों में लिखा है। यह माना गया है कि सभी उत्पादकताएं नियोजन अवधि के 5 वर्षों हेतु स्थिर हैं। यह मान करके हम चले हैं कि जो उत्पादकताएं हैं वह नियोजन अवधि के लिए केवल 5 वर्षों के लिए स्थिर हैं, इनमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। उत्पादन पूंजी अनुपात ही शुद्ध विनियोग की औसत एवं सीमांत उत्पादकताएं भी हैं। माना कि पूंजी वस्तु क्षेत्र की ओर होने वाला शुद्ध विनियोग का अनुपात लैम्डा के, क्या लैम्डा के है, और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की ओर होने वाला शुद्ध विनियोग का अनुपात लैम्डा सी है। अतः क्या होगा? अतः समीकरण क्या होगा? देखिए, अतः लैम्डा के प्लस लैम्डा सी इजिकल टू आई, इजिकल टू आई होगा। प्रोफेसर महालानोविच ने माना कि शुद्ध विनियोग आई, जो यह आई शुद्ध विनियोग किसी समय अवधि, और समय अवधि को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? टी से। तो किसी समय अवधि टी पर 2 भागों में विभाजित होता है। विनियोग वस्तु क्षेत्र की ओर जाने वाला भाग क्या होगा? विनियोग वस्तु क्षेत्र की ओर जाने वाला भाग क्या होगा? लैम्डा के आई टी, लैम्डा के आई टी, जो इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। उपभोक्ता वस्तु की ओर जाने वाला भाग लैम्डा सी, लैम्डा सी आई और टी, लैम्डा सी आई टी। अतः क्या होगा? अतः देखिए, अतः आई यानी इन्वेस्टमेंट, टी इजिकल टू लैम्डा के आई के, लैम्डा के आई टी प्लस लैम्डा सी आई टी, यह समीकरण होगा। अब देखिए, यदि विनियोग वस्तुओं में होने वाली वृद्धि, किसमें? विनियोग वस्तुओं में होने वाली वृद्धि को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डेल्टा आई टी से, यानी विनियोग में वृद्धि जो होगी, विनियोग में होने वाली वृद्धि किससे? डेल्टा आई टी से रिप्रेजेंट किया, या डेल्टा आई टी। तो उपभोग वस्तुओं में होने वाली वृद्धि को, उपभोग वस्तुओं में होने वाली वृद्धि को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डेल्टा सी और टी से। दोनों चीजें हो गई क्लियर। अब देखिए,
डेल्टा आई टी व डेल्टा सी टी किसी समय क्या है, यानी समय किसी समय, और समय को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, टी से। समय टी में होने वाली वृद्धि है जो पूर्ववर्ती समय आई टी माइनस वन यानी आई टी माइनस वन में किए शुद्ध विनियोग के परिणाम स्वरूप होती है। विनियोग आई तथा अतिरिक्त प्रवाहों, अब देखिए अतिरिक्त प्रवाहों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस से। अतिरिक्त प्रभाव यानी बचते, डेल्टा एस के मध्य संबंध ज्ञात किए जाने संभव हैं। विनियोग की उत्पादकता या पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम दोनों को एक दूसरे से निम्नांकित समीकरणों में श्रृंखलाबद्ध कर देता है। अब देखिए वह कौन कौन से समीकरण हैं जिनमें यह श्रृंखलाबद्ध होता है। तो देखिए समीकरण कौन से हैं। नंबर 1 यानी पहला समीकरण, डेल्टा आई टी इक्वल टू बीटा के लैम्डा के आई टी माइनस वन, यह पहला समीकरण हो गया। देखिए सेकंड, डेल्टा सी टी इक्वल टू बीटा सी लैम्डा सी आई सी या आई टी माइनस वन, और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए तीसरा समीकरण क्या है, तीसरे को भी देख लेते हैं। डेल्टा आई टी माइनस वन इज इक्वल टू बीटा के लैम्डा के आई टी माइनस टू, यह तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय आय वाई योग होती है, विनियोग आई एवं उपभोग सी का समय अवधि टी एवं टी माइनस वन है। इनसे निम्न संबंध ज्ञात होते हैं। तो कौन कौन संबंध ज्ञात होते हैं देखिए। अब समीकरण जो होगा वह चौथा समीकरण क्या होगा, चौथा समीकरण देखें, डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू डेल्टा आई टी प्लस डेल्टा सी टी इज इक्वल टू ब्रैकेट में लैम्डा के बीटा के
प्लस लैम्डा सी और बीटा सी आई टी माइनस 1। यह समीकरण हो गया चौथा। अब देखिए नेक्स्ट पांचवा समीकरण देखें। पांचवा समीकरण क्या कहता है? डेल्टा वाई टी माइनस 1 डेल्टा वाई टी माइनस 1 इजिकल टू लैम्डा के बीटा के प्लस लैम्डा सी बीटा सी आई और टी माइनस 2। यह आपका पांचवा समीकरण हो गया। अब देखिए प्रोफेसर पीसी महालानोबिस ने टी माइनस 1 व टी समय अवधियों के मध्य निरपेक्ष आय वृद्धि दर में प्रतिशत परिवर्तन को इस प्रकार स्पष्ट किया। कैसे? तो देखिए अब यहां देखते हैं समीकरण छठा। और समीकरण छठा क्या है? डेल्टा वाई टी माइनस डेल्टा वाई टी माइनस 1 अपॉन डेल्टा वाई टी माइनस 1 इजिकल टू लैम्डा के बीटा के प्लस लैम्डा के बीटा के आई और टी माइनस 1 माइनस लैम्डा के बीटा के प्लस लैम्डा के बीटा के आई और टी माइनस 2 अपॉन लैम्डा के बीटा के प्लस लैम्डा सी बीटा सी आई टी माइनस 1। यह आपका छठा समीकरण है। अब देखिए इसके बाद सातवां जो समीकरण है वह है डेल्टा वाई टी माइनस डेल्टा टी माइनस वाई 1 अपॉन डेल्टा वाई टी माइनस 1 इजिकल टू लैम्डा के बीटा के प्लस लैम्डा सी बीटा सी आई टी माइनस 1 माइनस आई टी माइनस 2 अपॉन
लैम्डा के बीटा के प्लस लैम्डा सी बीटा सी आई टी माइनस 2। यह है आपका। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, आई टी यानी आई टी -1 माइनस आई टी -2 अपॉन आई टी -2 इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा आई टी -1 अपॉन आई टी -2 इजिकल टू बीटा के लैम्डा के आई टी -2 अपॉन आई टी -2 इजिकल टू बीटा के लैम्डा के। उपर्युक्त संबंध से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर निर्भर करती है विनियोग वस्तुओं के उद्योग में किए जा रहे विनियोगों के आवंटन एवं उसकी उत्पादकता पर। भले ही अर्थव्यवस्था के उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में उत्पादक पूंजी कितनी ही अधिक या कम क्यों ना हो। अतः अब देखिए मैं इन समीकरणों को हटाता हूं। अतः क्या होगा देखते हैं। देखिए अतः समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 6 यानी छठे नंबर की जो समीकरण है उससे देखें क्या है। से क्या मिलेगा आपको, डेल्टा वाई टी माइनस डेल्टा टी -1 अपॉन डेल्टा वाई टी -1 इजिकल टू बीटा के और लैम्डा के। ये चीज हमें मिली। अब देखिए या क्या होगा, या डेल्टा वाई टी माइनस डेल्टा वाई टी -1 इजिकल टू बीटा के लैम्डा के डेल्टा वाई टी -1 या
डेल्टा वाई टी इजिकल टू बीटा के लैम्डा के डेल्टा वाई टी माइनस 1। समीकरण यानी इक्वेशन देखिए 7 में, अब देखिए इक्वेशन 7 में क्या है, डेल्टा वाई टी इजिकल टू ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा के बीटा के डेल्टा वाई टी माइनस 1। समीकरण 7 का हल यानी जो सॉल्यूशन है वह किससे है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। अब देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वह है डेल्टा वाई टी इजिकल टू डेल्टा वाई 0 ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के और टी की घात है, या इक्वेशन देखिए 8वीं क्या है, डेल्टा वाई टी इजिकल टू डेल्टा वाई 1 ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के टी माइनस 1। यह 8वां समीकरण हो गया। राष्ट्रीय आय वृद्धि का समय पथ निम्न प्रकार से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसे हम समीकरण 9 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैं इसे हटा लेता हूं। अब समीकरण 9 देखते हैं क्या है। देखिए समीकरण 9 यानी इक्वेशन 9वीं समीकरण क्या है, डेल्टा वाई टी इजिकल टू y0 प्लस डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई 2 प्लस डेल्टा वाई 3 डॉट डॉट प्लस डेल्टा वाई टी। देखिए टी
इजिकल टू 1 2 3 होने पर समीकरण होने पर समीकरण 8 से समीकरण 8 से क्या करना है, डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई 3 डेल्टा वाई 4 या डेल्टा वाई 4 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा वाई 3 डॉट डेल्टा वाई टी। अब देखिए का मान प्राप्त होता है, क्या होता है, का मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा वाई 2 इजिकल टू डेल्टा वाई 1 ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के डेल्टा वाई 3 इजिकल टू डेल्टा वाई 1 ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के घाती या लैम्डा डेल्टा वाई टी इजिकल टू डेल्टा वाई 1 प्लस लैम्डा के बीटा के और t माइनस 1। अब समीकरण 9 को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, और वह कौन से रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए वाई टी यानी वाई टी इजिकल टू y0 प्लस डेल्टा वाई 1 कोष्टक यानी बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस लैम्डा के बीटा के प्लस डेल्टा वाई 1 प्लस लैम्डा के बीटा के की घात 3। इसके बाद देखें प्लस डॉट प्लस 1 प्लस लैम्डा के बीटा के t माइनस 1 और ये कोष्टक बढ़ा, अथवा वाई टी इजिकल टू y0 प्लस डेल्टा वाई 1 कोष्टक 1 प्लस 1 इजिकल टू
लैम्डा के बीटा के प्लस 1 प्लस लैम्डा के बीटा के और घात 3 इस प्लस डॉट डॉट प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के t माइनस 1। अब देखिए इस समीकरण में, यानी इस समीकरण में क्या है, इस समीकरण में देखिए 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के प्लस 1 प्लस लैम्डा के बीटा के घात 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा के बीटा के और t माइनस 1 अब देखिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी का योग है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए यदि S एक गुणोत्तर श्रेणी का योग हो तब क्या होगा, यानी S इजिकल टू I प्लस R प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस R t माइनस 1। R S इजिकल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस R t माइनस 1 प्लस R t। तो S I माइनस R इजिकल टू 1 माइनस R t। इसलिए क्या होगा, S इजिकल टू R t माइनस 1 अपॉन
r-1। इस प्रकार 1 + लैम्डा के बीटा के प्लस डॉट डॉट प्लस 1 + लैम्डा के बीटा के t-1 इजिकल टू देखिए 1 + लैम्डा के बीटा के t-1 अपॉन 1 + लैम्डा के बीटा के -1 इजिकल टू क्या बचेगा 1 + लैम्डा के बीटा के t-1 अपॉन लैम्डा के बीटा के। अतः y(t) इजिकल टू y0 प्लस डेल्टा y1 ब्रैकेट में 1 + लैम्डा के बीटा के t-1 अपॉन क्या है लैम्डा के बीटा के। समीकरण नंबर 10, ये 10 नंबर का समीकरण हो गया। अब देखिए माना कि एल्फा या अल्फा आय से बचत विनियोग अनुपात, अब देखिए यानी एल्फा क्या है आय से बचत विनियोग अनुपात बराबर क्या होगा I0 अपॉन y0 शून्य समय अवधि में। अतः α0 इजिकल टू I0 अपॉन y0 या क्या होगा या I0 इजिकल टू α0 इंटू y0। समीकरण यह है 11वां। कौन सा समीकरण है 11। अब देखिए समीकरण 5 में t इजिकल टू 2 के लिए समीकरण 11 का प्रयोग करने पर, तो देखिए यहां देखते हैं समीकरण 11 का प्रयोग कर लेते हैं। समीकरण 11 का प्रयोग करने पर डेल्टा y1 इजिकल टू ब्रैकेट में लैम्डा सी बीटा सी प्लस लैम्डा के और बीटा के I0। ये समीकरण हो गया आपका 12वां। अब देखिए
समीकरण 11 से, यानी समीकरण 11 से क्या है, I0 का मूल्य, I0 का मूल्य समीकरण किसमें, 12 में रखने पर, 12 में रखने पर क्या मिलेगा हमें, देखें रखने पर क्या मिलता है, डेल्टा y1 इजिकल टू ब्रैकेट में लैम्डा सी बीटा सी प्लस लैम्डा के बीटा के एल्फा 0 और y0, यानी इंटू y0 इजिकल टू, ये कौन सा हो गया, 13वां समीकरण। कौन सा समीकरण है, 13वां। अब देखिए अंत में समीकरण 12 से डेल्टा y1 का मान समीकरण 10 में रखने पर हम आय वृद्धि का सूत्र प्राप्त करते हैं। अब देखिए आय वृद्धि का सूत्र क्या है, तो आय वृद्धि का सूत्र है yt इजिकल टू y0 प्लस एल्फा 0 y0 ब्रैकेट में लैम्डा सी बीटा सी प्लस लैम्डा के बीटा के अपॉन क्या होगा, लैम्डा के और बीटा के, या 1 प्लस लैम्डा के बीटा के और t-1, ये आपका समीकरण हो गया 14वां। कितना, 14वां समीकरण। अब देखिए प्रोफेसर पीसी महालानोविच ने, या पीसी महालानोविच के मॉडल में क्षेत्रीय विश्लेषण की प्रस्तावना के कारण आय का समय पथ संरचनात्मक गुणों को, यानी पथ संरचनात्मक गुणांकों यानी स्ट्रक्चर कॉफिशिएंट्स की अधिक संख्या से प्रभावित है। चूंकि बीटा के तथा बीटा सी तकनीकी रूप से स्थिर हैं, इसलिए आय का समय पथ एल्फा 0 पर निर्भर करता है, जो आय विनियोग का स्थिर अनुपात है, तथा लैम्डा के पर जो वह अनुपात है जिस पर चालू विनियोग का आवंटन विनियोग वस्तुओं के क्षेत्र की ओर होता है। लैम्डा के ज्ञात होने पर लैम्डा सी का निर्धारण होता है। यदि यह मानकर चला जाए कि आरंभिक दशा में आय में या आय से स्थिर विनियोग हो रहे हो, अर्थात एल्फा 0 एक स्थिर अनुपात है, तब ऐसा एकमात्र चर जिस पर नियोजनकर्ता आधारित रह क्रिया आरंभ कर सकते हैं वह लैम्डा के है। अर्थात यह चर या यह चालू विनियोग वह अनुपात है जो पूंजी क्षेत्र की ओर आवंटित किया जाता है। लैम्डा के एक उच्च मूल्य से आशय होगा कि आरंभ में आय वृद्धि की एक धीमी दर, जबकि भविष्य में वृद्धि की एक उच्च दर
इसका कारण यह है कि टी के कम मूल्यों के कारण लैम्डा के में होने वाली एक वृद्धि से अनुपात यानी बीटा सी लैम्डा सी प्लस बीटा के लैम्डा के अपॉन बीटा के लैम्डा के मूल्य में कमी होती है। आरंभ में लैम्डा के में होने वाली वृद्धि 1 प्लस लैम्डा के बीटा के टी में होने वाली वृद्धि से अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है 1 प्लस लैम्डा के बीटा के टी समूची प्रक्रिया को निर्देशित करने लगता है, जबकि बी सी यानी बीटा सी अधिक हो बीटा के से। समीकरण 14 में जो मॉडल में आय वृद्धि का फॉर्मूला है यह प्रदर्शित करता है कि एक नाजुक दौर के गुजरने के बाद विनियोग वस्त्र उद्योगों में जितना अधिक विनियोग किया जाएगा उतनी ही अधिक आय सृजित होगी। यदि लैम्डा के उच्च मूल्य का चुनाव किया जाए तो आरंभिक अवस्था में प्रणाली एक धीमी गति से बढ़ेगी, जबकि बाद में या बाद की अवस्थाओं में प्रणाली में वृद्धि की दर उच्चतम स्तर पर प्रेरित होगी। लैम्डा के उच्च मूल्य के चुनाव होने पर नियोजित सीमांत बचतों की एक उच्च दर होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर पीसी महालानोविच के द्विपक्षीय मॉडल में केंद्रीय नीतिगत उपकरण या मुख्य रणनीति का चर जिससे दीर्घकाल की वृद्धि दर निर्धारित होती है, विनियोग का वह अनुपात है जो प्रत्येक अवस्था में पूंजी वस्तु उद्योगों की ओर आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेसर पीसी महालानोविच का 4 क्षेत्रीय मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और मेरे जो नोट्स हैं, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो यानी 4 क्षेत्रीय मॉडल का पड़ेगा उसके तुरंत बाद ही ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। आप वहाँ से इन नोट्स को निकाल करके भी अध्ययन कर सकते हैं, वीडियो भी देख करके अध्ययन कर सकते हैं। और मेरे लिए कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करता रहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट मेरे लिए मिले। अगर आपकी कहीं पर भी स्टडी में कोई परेशानी होती है, मेरे किसी नोट से परेशानी है या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।